हेलो, हेलो, हेलो। हाँ जी, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट सेशन के अंदर। पहले बच्चों मैंने आपको एक बात बोली थी कि जितना रिक्वायरमेंट होगा उससे मैं ज़्यादा कंटेंट आपको देने की कोशिश करूँगा, है ना? तो उसी के तहत हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के सेशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं और सवालों के प्रैक्टिस हो सके, आगे के टॉपिक्स को हम कवर कर सकें, उसके लिए हम और सेशन जो है आपके लिए रख रहे हैं, है ना? तो चलो शुरू करते हैं। क्या सभी बच्चे एकदम तैयार हैं पढ़ने के लिए? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? रेडी? बढ़िया। चलो शुरू करते हैं। चलिए। तो अब हम क्या देखने वाले हैं? केवीएल हम लोग कर चुके थे, है ना? केवीएल वी हैव डन। अब हम लोग सॉरी केसीएल वी हैव डन। नाउ विल चेक अबाउट केवीएल। केवीएल अब हम लोग पढ़ेंगे और केवीएल को शानदार तरीके से पढ़ेंगे, ऐसे हल्के में नहीं, बहुत डिटेल में, बहुत शानदार तरीके से केवीएल को पढ़ेंगे। हेडिंग लगाएँ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। रफ में भी आप हेडिंग लगा सकते हैं, केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है? देखिए, ओके। इसको किरचॉफ का वोल्टता का नियम भी कहते हैं। इसे द्वितीय नियम भी कहते हैं बेटा, और इसे बच्चों वोल्टता का नियम भी कहते हैं। अब इस तरह से देखना, अब इस तरह से देखना, कभी भी आप इस नियम को अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर आपके पास एक बंद लूप नहीं है तो। आपको इस नियम को अप्लाई करने के लिए बहुत बड़ी कंडीशन है कि आपके पास एक बंद लूप होना चाहिए। ये एक्चुअल में ये बताता है कि जैसे मान लो आपके सर्किट में एक सेल लगा हुआ है, दूसरा सेल लगा हुआ है, तीसरा सेल लगा हुआ है ना? ये एक सेल लगा हुआ है, ये दूसरा सेल लगा हुआ है। समझना, पहले इसको फ़ील करना टॉपिक, और इसके साथ में 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ऐसे। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस सर्किट में टोटल वोल्टता कितनी है? तो आप बोलोगे सर एक तो इसके सिरों के मध्य, एक इसके सिरों के मध्य। ये तो स्रोत है। हाँ, ये वोल्टता खर्च कहाँ पर हो रही है? तो आप बोलोगे सर ये यहाँ खर्च हो रही है, यहाँ खर्च हो रही है, यहाँ खर्च हो रही है, यहाँ खर्च हो रही है। तो अगर मैं ऐसा करूँ कि जहाँ-जहाँ पर वोल्टता खर्च हो रही है, अगर उसका सम करूँ, सभी को जोड़ूँ, तो वो किसके बराबर आएगा? जहाँ-जहाँ से वोल्टता उत्पन्न हो रही है, E1 और E2 के योग के बराबर आएगा। ऐसा बोल सकता हूँ? मतलब जितनी भी वोल्टताएँ उपस्थित हैं, उन सभी का योग करने के बाद वो बराबर आएगा जहाँ-जहाँ पे वोल्टताओं की हानि हो रही है। या फिर एक सर्किट में मैं यहाँ से चलना शुरू करूँ, पूरे सर्किट में घूम कर के वापस यहीं पे आ जाऊँ, तो जितनी वोल्टताएँ मुझे मिले उन सबको मैं जोड़ता जाऊँ, जहाँ-जहाँ से स्रोत उत्पन्न हो रहा है, और जहाँ-जहाँ पे खर्च होता जाए, वहाँ-वहाँ पे मैं माइनस करता जाऊँ। तो उन सब का योग किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। अगर थोड़ा-सा कोशिश करोगे, तो ये नियम बहुत लॉजिकल है। मैं आपको एक बार इस नियम को किसी और तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देख, सिंपल कर, सिंपल तरीके से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो ऐसा है कि भाई एक सेल लगा हुआ है, या एक बैटरी लगी हुई है मान लो, जिसका विद्युत वाहक बल E1 है। एक और बैटरी लगी हुई है, जिसका विद्युत वाहक बल E2। मैं मेरे बच्चों को एक ही सजेशन दूँगा, आप हमेशा पूरे साल 2 चीज़ों से परेशान रहे हो।
एक तो पास्ट में आपने क्या किया और दूसरा फ्यूचर में क्या होगा। एक बार मेरे कहने पर इस बैच में प्रेजेंट में रह करके पढ़ना शुरू कर दो। अभी तुम्हारे दिमाग में इधर उधर की कोई भी फालतू बात नहीं होनी चाहिए। अभी तुम्हारे दिमाग में केवल एक ही चीज होनी चाहिए कि आशीष सर केवीएल केसीएल पढ़ा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, हमें सारा फोकस इस पे करना है। मेहरबानी कर इस अप्रोच से पढ़ के देख लो, 1 महीने बहुत फायदा होगा। 2 रेजिस्टेंस लगे हुए R1 R2। बेटा क्या मैं कॉमन सेंस से ये बात बोल सकता हूँ, ये दोनों मिलकर के सेम करंट पैदा करेंगे आई, और ये E1 प्लस E2 जो है किसके बराबर होगा, आई इंटू R1 प्लस आई इंटू R2 के बराबर होगा। ये दोनों मिलकर के जो भी करंट पैदा करेंगे उस करंट से यहां पे और यहां पे वोल्टता उत्पन्न होगी। तो यही किरचॉफ का नियम है कि जितने भी स्रोत हैं उन सब का योग और जितनी भी खपत है उन सब का योग बराबर होगा। और यहां पे अगर मैं मान लो यहां से शुरू करूं, जहां जहां खपत हो रही है उसको नेगेटिव में लिखता जाऊं, जहां जहां पे स्रोत है उसको पॉजिटिव में लिख के जाऊं, इसको इधर लेके आओ, माइनस का R1 माइनस का R2 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। बस और कुछ नहीं है, ये सिंपल सा एक नियम है जो आपको ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। एक्चुअल में ये क्या चीज लिख रहा हूं मैं, ये मैं ऊर्जा संरक्षण ही तो लगा रहा हूं कि बैटरी ने जितनी ऊर्जा खर्च की वहां पर अंदर जितने भी लोग थे उन सब ने उसको खपत कर लिया। तो ऊर्जा और खपत बराबर है, अगर हम ऊर्जा और खपत को आपस में ऐड करें तो नेट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम अगर आप कैप्सूल बुक को साथ में लेके बैठे तो लेट मी टेल यू द पेज नंबर। पेज नंबर 3.29। ठीक, अब मुझे आपको कुछ बताना है। मेरे को आपको दुनिया की सबसे आसान चिन्ह परिपाटी बतानी। आप जगत में रट के आयोगे मुझे पता है, और फिर आप इस दरवाजे पे आयो, यहाँ आपको समझाया जाएगा और ऐसा समझाया जाएगा कि फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। चलो देखें, एक बात बताओ, इस रेजिस्टेंस में से करंट बह रही है आई और इसका प्रतिरोध है आर। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो पोटेंशियल के साथ क्या होना चाहिए, और मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मैं यहां से यहां आ रहा हूं तो आपको बताना है कि पोटेंशियल के साथ क्या होना चाहिए। आप बोलोगे सर कि सर मैं यहां से यहां आ रहा हूं, तो आपने पुराने सेशंस में बताया था कि करंट की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल घटता है। कितना घटता है मेरे बच्चे, सर आईआर से घटता है। तो अगर मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो पोटेंशियल घटेगा, आईआर से घटेगा, और आप लिखेंगे माइनस का आईआर। ठीक सही है सर। करंट के अपोजिट आ रहे हो तो करंट के अपोजिट आने पे पोटेंशियल बढ़ता है, और कितना बढ़ता है, हमने सवाल भी तो किए थे, कितना बढ़ता है, सर आईआर से बढ़ता है। तो जिसको किरचॉफ में के नियम के नाम पर रूल के फॉर्म में बताया जाता है, मेरे बच्चे को उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आशीष सर ने ये बात तो हमें ऐसे समझा दी थी। इसमें क्या है, इसको रटना थोड़ी है कि करंट की डायरेक्शन में जाना है तो माइनस लेना है। ये सोच से बाहर निकलते हैं ना। हमें पता है कि करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल गिरता है, और कितना गिरता है, माइनस का आईआर गिरता है। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है, कितना बढ़ता है, प्लस का आईआर बढ़ता है। ऐसे लिखेंगे बस। सेल के बारे में सोचते हैं। मैंने आपको कुछ बताया था, सुनना। अगर इस सेल का ईएमएफ ई है, अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे जाओगे
तो जरूरत है बताने की। पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे जाओगे सर, पोटेंशियल गिरेगा। कितना गिरेगा? माइनस का ई गिरेगा। और नेगेटिव से पॉजिटिव पे आओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? प्लस का ई बढ़ेगा। बताने की जरूरत थी? नहीं सर। सिमिलरली संधारित्र है। संधारित्र का आवेश अगर Q है और इसकी धारिता C है, तो अगर आप इसकी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे जाओगे तो पोटेंशियल कम होगा। कितने से कम होगा? इसके लिए फॉर्मूला होता है Q बराबर CV, तो V बराबर Q बाय C। अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव पे आओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? प्लस का Q बाय C। केवीएल का कोई सा भी क्वेश्चन कर लेना, तुमसे बनने लगेगा। करते हैं। करते हैं भाई, करते हैं। एग्जाम में कैसे लिखना है वो ग्रंथशाला में लिखा है और नोट्स में भी लिखा होगा। पढ़ के बता दूं? किरचॉफ का नियम, द्वितीय नियम। इस नियम के अनुसार विद्युत नेटवर्क के किसी बंद परिपथ में, विद्युत नेटवर्क के किसी बंद परिपथ में सभी स्रोतों के विभवों का बीज गणितीय योग, सभी स्रोतों के विभवों का बीज गणितीय योग और सभी प्रतिरोधकों में होने वाली वोल्टेज ड्रॉप, इनका योग किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। ये चीज हमने पढ़ी, यहां से पढ़ी, बिल्कुल पढ़ी। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि लूप के भीतर, लूप के भीतर, लूप के भीतर, लूप के भीतर सभी वोल्टताओं का योग शून्य होता है। लूप के भीतर अगर सभी वोल्टताओं का आप बीजगणितीय योग करोगे तो वो किसके बराबर आएगा? शून्य के बराबर। चलो एक बार इसको ऐसे करके देखते हैं, एक बार इसको ऐसे करके देखते हैं। वो तो मैंने कॉपी कर लिया पेज को। इस पे किरचॉफ का नियम लगा के देखते हैं इसके ऊपर, है ना। करंट इससे जा रही है, ठीक है। ये अपना लूप ले लिया, ए बी सी डी। किरचॉफ का नियम लगाने के लिए आपको एक लूप की आवश्यकता होती है। लूप की आवश्यकता होती है, तो लूप अपन यहाँ पे लेते हैं, ए बी सी डी ए। इसमें किरचॉफ का नियम लगाते हैं। लूप लेते हैं, इसमें किरचॉफ का नियम लगाते हैं। ठीक। ए से बी, बी से सी से डी, डी से ए, ऐसे अपन ने लूप लिया। अब कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे लूप लगाकर। चलो अप्लाई करें। लूप का मतलब होता है पहले आप ए से बी जाओगे, फिर आप बी से सी जाओगे, फिर आप सी से डी जाओगे, फिर आप डी से ए जाओगे। ये लूप का मतलब होता है। ठीक है, ठीक है सर। चलो करते हैं बेटा। ए से बी, सर ए से बी गया तो कुछ भी नहीं है, वेरी गुड। अब बी से सी जाते हैं, तो सर बी से सी जा रहा हूं तो करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं। करंट की डायरेक्शन में जैसे आगे बढ़े पोटेंशियल माइनस के IR1 से कम हो जाएगा। फिर यहां पहुंचे, यहां से वापस आगे बढ़े पोटेंशियल और कम हो जाएगा, माइनस के I × R2 से कम हो जाएगा। यहां तक पहुंच गए, फिर सी से डी तक आए, अब आगे बढ़े। अब डी से इधर जा रहे हैं, डी से ई, डी से ए जा रहे हैं, माइनस से प्लस गए, पोटेंशियल बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ जाएगा? प्लस के E2 से बढ़ जाएगा। फिर आगे गए, अब यहां से आगे आ रहे हैं, वापस वही माइनस से प्लस आ रहे हैं, पोटेंशियल फिर से बढ़ जाएगा, प्लस के E1 से बढ़ जाएगा, और टोटल जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सोचो, अगर मैं इससे देखूं तो वही चीज तो निकल के आ रही है, E1 प्लस E2 किसके बराबर आ रहा है? I × R1 प्लस I × R2। कॉमन सेंस से भी तो ये बोल रहा था मैं। तो किरचॉफ का नियम कुछ नहीं है बेटा, जस्ट एक कॉमन सेंस है, दैट्स इट। ओके, अब एक सवाल लगाते हैं। चलो
एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके बताना। किरचॉफ के किसी भी क्वेश्चन से घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं दे रहा हूँ सवाल बढ़िया-बढ़िया, करो। आई का मान बताना है। आई का मान बताना है। आराम से ट्राई करो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। बढ़िया सवाल, स्टार्ट। आराम से अप्लाई करो बेटा। चलो देखें, टेक्नीक से बढ़ के कुछ है लाइफ में? नहीं सर, टेक्नीक सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी होता है बेटा टेक्नीक। देखते हैं कैसे की। कुछ नहीं करना था, एक लूप कंसीडर करना था बस। मान लो आपने ऐसा एक लूप कंसीडर किया इस तरह। ये आपने एक लूप ले लिया। एक काम करते हैं, इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं, इसको डी कह देते हैं। अब हम ए से बी जाएंगे। अपने लूप लिया है ए बी सी डी ए।
पर केवीएल लगा रहे हैं। इस लूप को लेके अपन इस पे क्या लगा रहे हैं बेटा, केवीएल लगा। चलो शुरू करें। ए से बी आप जा रहे हो, फिर आप बी से सी जाना है आपको, फिर आप सी से डी जाओगे, फिर आप डी से वापस ए पे आओगे। कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आराम से कंसेप्ट को देख करके करो। चलो देखते हैं। ए से बी गए, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अगर करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल आई आर से बढ़ जाता है या घट जाता है सर? घट जाता है, क्योंकि करंट चलती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। जैसे आप यहां से यहां जाओगे, करंट की डायरेक्शन पे जाने पर पोटेंशियल गिर जाएगा, तो यहां से यहां तक जाने पर करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल गिरता है, कितना गिरता है? आई इंटू आर के बराबर। आई इंटू आर, तो टू आई के बराबर पोटेंशियल गिर जाएगा, माइनस का टू आई। फिर आप यहाँ पे आ गए, अब आप पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहे हो, तो जब आप पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव जाओगे तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 10 वोल्ट से कम हो जाएगा, माइनस का 10। आगे बढ़े, करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल गिरता है, माइनस का आई इंटू आर से गिर जाएगा। करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल गिरता है, माइनस के 1 इंटू आई से गिर जाएगा। सी से डी तक कुछ नहीं है। करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल गिरता है, माइनस के 3 इंटू आई से पोटेंशियल गिर जाएगा। फिर यहां अपन माइनस से प्लस जा रहे हैं, माइनस से प्लस जा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ता है, प्लस के 20 से पोटेंशियल बढ़ जाएगा। उसके बाद करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे तो चल रही है करंट, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, पोटेंशियल कम होगा, 4 इंटू आई से पोटेंशियल कम हो जाएगा। फिर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा? 30 से बढ़ जाएगा, और वापस घूम के वहीं आ गए तो नेट पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। अब बस छोटी मोटी कैलकुलेशन है, टू आई 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 इन सबको जोड़ दो, 30 20 40 40 में से 10 गया 30, सॉल्व कर लो यहाँ से आई का मान तुम आराम से निकाल सकते। बोलो बेटा कैसा लगा सवाल? क्या इस सवाल में तुम्हें बिल्कुल भी ये फील हुआ कि नहीं सर ये सवाल मेरे से नहीं होगा? बिल्कुल भी ऐसा फील हुआ तुम्हें मैं ये सवाल नहीं कर पाऊंगा? बोलो। या ये सवाल तुम्हारे लिए आसान सवाल था, है ना? अब किरचॉफ के नियम की एक शीट मिलेगी आपको, ईमानदारी से बैठ के उस शीट के सवाल करना, ट्राई करना। फिर जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो मुझसे आपको सीखना है सॉल्व करने का तरीका। बच्चे मुझसे कहते हैं सर मेरे से सवाल नहीं बनते, सवाल नहीं बनते, क्योंकि आप इंतजार करते हो कि मैं आकर के आपको सवाल करवाऊं। सही भी है वो इंतजार, और बेस्ट ये है कि मैं आपको कंसेप्ट बताऊं, फिर आपको सवाल करने के लिए दूं, उस सवाल को आप ट्राई करो। जब आप उस सवाल को ट्राई कर लो, फिर मैं आपकी वापस से एक बार हेल्प करूं, अपने तरीके से उसको सॉल्व करवा दूं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक पढ़ते हैं, हेडिंग लगाएं व्हीट स्टोन ब्रिज। अभी आप थ्योरी कवर कर रहे हो पूरी, है ना? व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज बहुत आसान सा टॉपिक है बेटा, ध्यान से देखना। पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट बता देता हूँ, छोटा सा कंसेप्ट है। एक ऐसा ब्रिज होता है, एक ऐसा सर्किट है, ये वाला एक सर्किट है। यहाँ बैटरी लगी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये रेजिस्टेंस है R1, रेजिस्टेंस है R2। अपने हिसाब से आप R1 R2 की मार्किंग कर सकते हो, मैंने ऐसी करी। ठीक है, R1 R2, R3 एंड R4 एंड R5। इसको R4 ले लेते हैं, ये है R। पहले ये क्या चीज है वो बताता हूँ, फिर इसको डेरिवेशन भी कर लेंगे। ये बड़ी प्यारी चीज है, बहुत ही प्यारी चीज। ये इतनी प्यारी चीज, इतनी प्यारी चीज है
कि इसमें एक छोटा सा कंडीशन हो जाए तो मजा आ जाता है। कौन सी कंडीशन? दिस इंटू दिस, अगर दिस इंटू दिस के बराबर हो जाए, मतलब यदि R1 इंटू R4 बराबर हो जाए R2 इंटू R3 के, तो इसको बोलते हैं संतुलित सेतु। ये आपका सेतु कैसा है? संतुलित। ठीक है सर। और मेरे बच्चों, अगर तुम्हारा सेतु संतुलित है तो R5 में से अगर ऐसा है तो R5 में से धारा का मान शून्य होता है। अच्छा, हाँ, अगर दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस है, या फिर इसको बच्चे ऐसे भी याद करते हैं, R2 इधर ले आओ, R4 इधर भेज दो, R1 अपॉन R2 बराबर यदि R3 अपॉन R4 है, एक ही चीज है बेटा, कुछ नहीं बोला मैंने, सेम बात है। या तो दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस है, तो या फिर दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस है, तो बीच वाले में से कोई करंट नहीं जाएगी, आप बीच वाले को हटा सकते हो। मतलब ऐसे केस में इस सर्किट को आप ऐसा बना सकते हो, ये ए है, ये बी है, और बीच में से R5 हट गया, ऊपर आ गया R1, ये आपका बचेगा R3, नीचे आपका आ जाएगा ऐसे R2, ये आपका बचेगा R5। राइट? राइट सर। इसको फिर आप ऐसे कर सकते हो, श्रेणी क्रम है, तो ऊपर हो गया R1 प्लस R2, नीचे हो गया सॉरी R1 प्लस R3, ऊपर हो गया R1 प्लस R3, नीचे ये कितना हो जाएगा R2 प्लस R5, ऐसे। ये दोनों किस में है? पार्श्व क्रम में। पार्श्व क्रम में क्या करते हैं? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो यहाँ पे R1 R2 की जगह ये दोनों लोग हैं, तो यहाँ पे नेट R इक्वलेंट कितना आ जाएगा लास्ट में? दिस इंटू दिस, R1 प्लस R3 इंटू R2 प्लस R5 डिवाइड बाय दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। अरे ऊपर से तो नहीं गया खरगोशों, देखो ऊपर से चला गया, ऊपर से, बिल्कुल ऊपर से गया। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, एक सवाल देख, ऐसा है, ये ए है, ये बी है, यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो मान लो 2 ओम है, उधर का जो रेजिस्टेंस है वो 16 ओम है, ऐसे। ये 4 ओम है, और वो जो है आपका वो 8 ओम है। क्या कुछ गड़बड़ हो गई क्या? आर, अरे यार जो चीज गलती, R5 तो गया ना, R4, R4, R4 ये तो गया, ये दोनों यहाँ भी लिख दिया क्या? अच्छा, वो यहीं से आगे चल गया, कोई बात नहीं, ठीक। R5 गायब। एक मिनट बेटा, पानी पी लेते हैं, गलती से आ गया था R5, गलती से कॉपी हो गया था नीचे। ठीक है, ठीक नहीं था, बहुत ठीक है। चलो इधर आ, √17 ओम लगा हुआ है बीच। तुमने चेक किया सर, दिस इंटू दिस, 16 दूनी 32, 8 चौक 32, मतलब यहाँ पे
अगर मैं इसको R1 बोलूँ, अगर मैं इसको R2 बोलूँ, अगर मैं इसको R3 बोलूँ, अगर मैं इसको R4 बोलूँ, अगर मैं इसको R5 बोलूँ, दिस इंटू दिस, R1 इंटू R4 किसके बराबर है? R2 इंटू R3 के बराबर। ये कंडीशन मैंने चेक कर ली है। 16 दूनी 32, इसके बराबर 4 इंटू 8। ठीक, डन, बिल्कुल सही। तो बीच वाले को हटा दो, बीच वालों के हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध पूछ सकते थे आपसे इस सवाल में, तो हटा दो। हटाने के बाद 2 और 8, 2 ओम और 8 ओम, यहाँ से 4 ओम 16 ओम। आगे बढ़ते हैं। अब इधर 8 और 2 कितने हो जाएंगे? 16। वो चेक तो अपन ने कर ही लिया, छोड़ो उसको। अब इधर आओ, 8 और 2 श्रेणीक्रम संयोजन है, 10 ओम हो जाएगा। बिल्कुल सर। ये भी श्रेणीक्रम संयोजन है, 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 20 ओम। ये दोनों आ गए पार्श्व क्रम में। तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला लगेगा। फटाफट लगाओ, 10 इंटू 20 डिवाइड बाय 10 प्लस 20, 200 डिवाइड बाय 30, 6.6 ओम के आसपास आंसर। बच्चों ऐसे कर, ठीक है, डन। अब इस इंटरेस्टिंग से सर्किट से हमने एक इंटरेस्टिंग सा यंत्र बना लिया। अच्छा, हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा यंत्र बना लिया। कैसा इंटरेस्टिंग सा यंत्र बना लिया? हमने इससे मीटर सेतु बना लिया, मीटर ब्रिज बना लिया। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है आपके, मतलब जो नई एनसीईआरटी बच्चे वाले बच्चे हैं उनके सिलेबस में नहीं है, पर प्रैक्टिकल में तो होगा। तो प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, इसलिए पढ़ा रहा हूं, तो प्रेम से पढ़ लो। मीटर ब्रिज में हमने इसी व्हीट स्टोन सेतु का एक अच्छा सा यूज किया। कैसे? हमने एक ऐसा सर्किट बनाया, ध्यान से देख, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये रहा बी, यहां पर आपका होगा सी पॉइंट। ठीक है, ए और बी के बीच में एक वायर है, और इस वायर की लेंथ है 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर। ठीक, ठीक सर। ए और बी के बीच में क्या लगी हुई है? सर बैटरी। यहां भी हमने ए और बी के बीच में क्या लगा दिया? बैटरी। ठीक, ठीक सर। फिर हमने क्या किया? ये बीच में R5 था ना, R5 की जगह हमने एक गैल्वेनोमीटर लिया और उससे एक पेन कनेक्ट कर लिया। उस पेन को कहते हैं जॉकी। क्या बोलते हैं? जॉकी। यहां हम क्या करते हैं? ए और सी के बीच में एक प्रतिरोध लगा देते हैं, जिस प्रतिरोध को कहते हैं अपन R1, और ये प्रतिरोध हमें ज्ञात होता है, ये प्रतिरोध कौन सा है, हमें पता होता है इसके बारे में। ठीक है, और इधर सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच, मैंने नाम नहीं दिया क्या? मैंने नाम नहीं दिया ना, नाम दे देता हूं। सी और बी के बीच में हमने लगा दिया R3, और ये प्रतिरोध हमारा अज्ञात प्रतिरोध है, जिसके बारे में पता ही नहीं है क्या है, हम जानते नहीं इसकी वैल्यू कितनी है। ये वैल्यू हम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट है, सुनना ध्यान से। हम इस जॉकी को उठा करके यहां रखते हैं, पहले हम सर्किट चालू करते हैं, फिर हम जॉकी को उठा के यहां रखते हैं। जब मैं जॉकी को यहां रखता हूं,
तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन मतलब गैल्वेनोमीटर का विक्षेप आता है लेफ्ट में। फिर जब मैं जॉकी को उठा करके यहां रखता हूं तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन आता है, विक्षेप आता है राइट में। मतलब बीच में भी कहीं पे जीरो आ रहा होगा। हाँ सर, जीरो तो आएगा ही। तो बीच में हम उस जगह का पता लगा लेते हैं जहां पर जीरो आ रहा है, वो पॉइंट डी होता है। यहां पे एक स्केल लगी होती है, तो मुझे पता चल जाता है कि यहां से कितनी दूरी है। मान लो यहां से दूरी है एल सेंटीमीटर, तो यहां से दूरी कितनी होगी? 100 - L। क्यों बेटा? पूरी लंबाई है 1 मीटर, तो अगर ये डिस्टेंस एल सेंटीमीटर है तो बचा हुआ कितना हुआ? एल 100 - L। ठीक ठीक। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, ये दोनों सर्किट बिल्कुल सेम सेम है। हमने इसमें एक ऐसी कंडीशन का पता लगा लिया है जब हमारे गैल्वेनोमीटर में से करंट जीरो जा रही है, मतलब इस हिस्से में से कोई करंट नहीं जा रही। ठीक है, अगर इस हिस्से में से कोई करंट नहीं जा रही है तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि दिस अपॉन दिस बराबर होगा दिस अपॉन दिस के। तो चेक करो, अगर बीच वाले हिस्से से करंट नहीं जा रही है तो R1 डिवाइड बाय L लंबाई का प्रतिरोध बराबर होना चाहिए R3 डिवाइड बाय 100 - L लंबाई का प्रतिरोध। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दोनों सर्किट बिल्कुल सेम है। हमने यहां ये सीखा कि अगर दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस होगा तो यहां से करंट नहीं जाएगी। और यहां पे हम क्या कर रहे हैं? यहां पे हमने वो कंडीशन पता लगा ली कि कहां पे करंट जीरो है। तो अगर करंट जीरो है, बीच वाले में से करंट फ्लो नहीं कर रही है, मतलब दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो मैं ये बोल सकता हूं R1 डिवाइड बाय L लंबाई का प्रतिरोध, तार है ना वहां पे भी, तो L लंबाई का प्रतिरोध बराबर होगा R3 डिवाइड बाय 100 - L लंबाई का प्रतिरोध। 100 - L लंबाई का। सही है, बिल्कुल सही है सर। चलो इसको अप्लाई करते हैं। अब सर मुझे एल लंबाई का प्रतिरोध तो पता ही नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं साइड में एक चीज मान लेता हूँ कि तार का माना तार के एकांक लंबाई का प्रतिरोध, एकांक लंबाई का प्रतिरोध एल सेंटीमीटर प्रतिरोध पाई है। मान लेता हूँ तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध कितना है? पाई है। अब देखो इसको आराम से एक बार। चलो बेटा आगे बढ़े। अब देखो बेटा, आराम से सुनते जाओ ना, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा।
थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। जॉकी क्या है? जॉकी एक पेन होता है ऐसा। चलो, एल लंबाई का प्रतिरोध, एकांक लंबाई का प्रतिरोध फाई है, एल लंबाई का प्रतिरोध होगा फाई इंटू एल बराबर R3। 100 - एल लंबाई का प्रतिरोध कितना होगा? एकांक लंबाई का प्रतिरोध फाई है, तो 100 - एल लंबाई का कितना होगा? 100 - एल इंटू फाई। सही बोल रहा हूं ना मैं? बेटा एकांक लंबाई का प्रतिरोध तुम्हें पता चल गया, 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध तुम्हें पता है, तुम्हें एल सेंटीमीटर का निकालना है, तो एल इंटू फाइव, तुम्हें 100 - एल का निकालना है, 100 - एल इंटू फाइव। ये फाइव से फाइव कट गया, तो यहां से आ गया R1/L बराबर R3/100 - एल। अब इसमें जो ज्ञात हो जो अज्ञात हो, सवाल में जैसा दे रखा हो वैसा पुट करके आंसर निकाल सकते। एक्चुअल में इस सर्किट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ये, और कुछ नहीं है बस। इस सर्किट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है और कुछ नहीं। वापस बोलूं एक बार, इस सर्किट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो, और कुछ भी नहीं। अब मैं थोड़ा सा सवाल करवाता हूं जिससे और समझ में आए। ठीक, हुआ ये मीटर सेतु है। हमने क्या किया, यहाँ एक प्रतिरोध लगाया, यहाँ पर एक 4 ओम का प्रतिरोध लगाया। ये प्रतिरोध हमें पता नहीं है, और हमें जो बैलेंसिंग लेंथ प्राप्त हुई ना, वो बैलेंसिंग लेंथ 20 सेंटीमीटर पे प्राप्त हुई लेफ्ट से। लेफ्ट से कितने पे प्राप्त हुई? 20 सेंटीमीटर पे प्राप्त। तो ये बताओ इसमें से कि अज्ञात प्रतिरोध आर कितना होगा? चलो कैलकुलेट करो आर कितना होगा। अज्ञात प्रतिरोध आर का मान कितना होगा? अज्ञात प्रतिरोध आर का मान कितना होगा? सोचो, अज्ञात प्रतिरोध आर का मान कितना होगा? करो कैलकुलेट।
चल देखें, ब्रिज बैलेंस है, तो बैलेंस होने का मतलब क्या होता है बेटा, इसमें से करंट नहीं जा रही, मतलब दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये कितना हुआ, 80 सेंटीमीटर हुआ, क्योंकि 100 में से माइनस करना है। तो अब हम बोल सकते हैं R डिवाइड बाय 20 शुड बी इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 80। क्या आप लोगों ने ऐसा ही किया था, क्या आप लोगों ने ऐसा ही किया था, बताओ। यस सर, ऐसा ही किया था। तो एक्चुअल में आप लोगों ने बिल्कुल सही किया। दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। 1 ओम, ऐसा सवाल आता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं। दो सवाल है। अज्ञात प्रतिरोध एक्स ज्ञात करना है। सेकंड, बैटरी से ली गई धारा ज्ञात करनी है। और तीसरा, एक्स से प्रवाहित धारा ज्ञात। ब्रिज का संतुलन व्यवस्था कुछ ऐसी है, ये डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है जब इसमें करंट जीरो है। सोचें, समझें और करें। देखो, एक चीज और दे रखी है, मीटर सेतु के तार का प्रतिरोध, ये एकांक तार का प्रतिरोध, एकांक तार का प्रतिरोध अपन को दे रखा है, और वो दे रखा है 1 ओम पर सेंटीमीटर। बड़ा अच्छा सवाल है, पढ़ो आराम से, पढ़ने की कोशिश। मेहरबानी करके जल्दबाजी मत करना, तो बहुत मार खाओगे मुझसे। सवाल करो इज्जत से, जल्दबाजी मत, जल्दीबाजी नहीं कर। ठीक है। ऑफलाइन बैच के बच्चे होते ना तुम, तुम्हारी कॉपी में जाकर के मैं देखता, और अगर मुझे सही नहीं मिलता ये सवाल, तो तुम्हें पता चलता। देखे, सोचा तुम लोगों ने, चलो कर। सबसे पहले अज्ञात प्रतिरोध एक्स निकालना है, ब्रिज बैलेंस है, ये 100 सेंटीमीटर होता है, ये 40 सेंटीमीटर, तो ये अपने आप कितना हो गया,
60 सेंटीमीटर, राइट? राइट सर, दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। वैसे तो 40 सेंटीमीटर है, तो इसका प्रतिरोध होना चाहिए 40 इंटू 1, और इसका प्रतिरोध होना चाहिए 60 इंटू 1, पर वो रेशियो में कट जाएगा, तो उसका मुझे कुछ यूज नहीं है, मैंने फॉर्मूले में पहले सिंप्लीफाई कर लिया। दिस अपॉन दिस मीन्स x अपॉन 40 शुड बी इक्वल टू 3 अपॉन 60। x आ गया 3 इंटू 40 डिवाइड बाय 60, ये आ गया 2। अब ब्रिज आपका बैलेंस है, इस बीच वाले कबूतर को हटा दूं। अगर ब्रिज बैलेंस है तो बीच वाले कबूतर को हटा दो। ऊपर क्या है? ऊपर 2 ओम का एक प्रतिरोध लगा हुआ है, और साथ में 3 ओम का एक प्रतिरोध लगा हुआ है। यहां कितना प्रतिरोध लगा हुआ है? अब सोचना, मैंने इसको हटा दिया। ये जो पूरा तार है, ये पूरा तार कितना लंबा होता है सर? 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध कितना है? 1। तो नीचे जो ए से लेकर बी तक पूरा लंबा तार है, उसका प्रतिरोध हो गया 100 ओम। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? अरे सर क्यों नहीं, पूरा जो ए से लेके बी तक का तार है वो 100 सेंटीमीटर है ना, तो एकांक लंबाई का प्रतिरोध है 1 ओम, तो ए बी का पूरे का प्रतिरोध कितना हुआ? 1 इंटू 100 सेंटीमीटर, मतलब 100 ओम। बेसिक बात है ये तो, ठीक है, ये हो गया। बैटरी कितनी लगा रखी है आपने? 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। अब आपको टोटल करंट चाहिए, तो पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लो। निकालो चलो आर इक्विवेलेंट। 3 और 2 5, 5 और 100, 5 और 100 का कैसा देखेंगे अपन? पहले इनका दोनों का क्या होगा? 3 और 2 5, और 100 का क्या होगा? 100 ही रहेगा सर। अब इन दोनों का निकालते हैं। इन दोनों का होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इन दोनों का होगा आर इक्वलेंट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। 100 500 डिवाइड बाय 105, ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस। अब लास्ट में मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ इसकी जगह, 500 डिवाइड बाय 105 ओम, और उसको कनेक्ट कर सकता हूँ 6 वोल्ट की बैटरी से। ये निकल गया आर इक्वलेंट। और आर इक्वलेंट से क्या मतलब? हमें तो करंट निकालनी है परिपथ की, तो परिपथ की धारा होती है ई अपॉन आर इक्वलेंट, याद है ना? ई कितना है? 6 वोल्ट। आर इक्वलेंट कितना है? 500 बटा 105। 500 नीचे आ जाएगा, 105 ऊपर आ जाएगा। ये आ गई टोटल करंट। बेटा कर पाओगे क्या? बेटा कर लोगे ना? कर लोगे कि नहीं कर लोगे? 5 से काट दूं इसको, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 100, ये आ गया 21 इंटू 6 डिवाइड बाय 100 एम्पियर। मतलब यहां से जो करंट जा रही है वो मैंने निकाल ली। यहां जो करंट जा रही है, यहां से करंट आ रही है आई। अब ये दो हिस्सों में बट रही है, I1 और I2। ये काम तो हो गया, बैटरी से ली हुई धारा तो अपने निकाल ली। अब मैं थोड़ा सा आगे सिखाता हूँ, सुनना ध्यान से, जल्दीबाजी नहीं करना, वापस सीखो। पहले बैलेंस करके अपन ने एक्स निकाल लिया, पहला काम हो गया। एक्स का मान रख के अपन ने आर इक्विवेलेंट निकाला, उससे अपन ने आई निकाल लिया, पूरे परिपथ की धारा निकाल ली, ये काम हो गया। अब ये आई आया, अब ये आई आगे जाकर के दो हिस्सों में बटेगा, एक तो I1 में और एक I2 में। यही I1, अब ये जो आई है, यही I1 इस 2 ओम में से जाएगी, यही I1 इस 3 ओम में से जाएगी। यहां से आएगी I2, यहां से आएगी I2, दोनों मिलके वापस क्या हो जाएगी? I। तो आपको पूछा है थर्ड पार्ट में एक्स से प्रवाहित धारा बताओ, मतलब आपको इसमें से प्रवाहित धारा बतानी है। मतलब आपको इस परिपथ में से प्रवाहित धारा बतानी, जितनी इससे पास होगी, जितनी इस 5 ओम से गुजरेगी मेरे बच्चों, उतना ही इस 2 ओम से गुजरेगा। लॉजिकल बात है, जितना इस 5 ओम से करंट गुजरेगी उतनी ही करंट इस 2 ओम से जाएगी, उतनी ही करंट 3 ओम से जाएगी, क्योंकि श्रेणी क्रम का यही तो लॉजिक है। श्रेणी क्रम में जितनी करंट इससे उतनी करंट इससे।
राइट राइट सर। तो मैं I1 को कैसे लिख सकता हूं, मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रखी थी लिखने की। मैं I1 कैसे लिख सकता हूं, सामने वाला रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय जिस धारा को बांटना है। किस धारा को बांटना है, आई धारा को बांटना है। भूल गए ना, मत करो रिवाइज, मत तुम रिवाइज करो ही मत, रहने दो। तुम लोग ऐसे ही धक्के खाते रहना, मत करना रिवाइज। जो रिवाइज करेगा वो खुश होगा, जो रिवाइज नहीं करेगा वो ऐसी शक्लें देखते रहना एक दूसरे की। यहां से करंट आई गई, यहाँ जा रही है I1, यहाँ जा रही है I2। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, अगर तुम्हें I1 लिखना है सामने वाले का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू जिस करंट को बांटना है। याद है, भूल गए? I2 लिखना भी सिखाया था मैंने। I2 कैसे लिखोगे, R1 सामने वाली करंट डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू जिस करंट को बांट, ऐसे। याद है, बहुत बढ़िया। याद है तब तो जश्न मनाओ। अब यहां से देखें कैसे निकालेंगे। 100/105 इंटू करंट कितनी है, 16 इंटू 6 इंटू 21 डिवाइड बाय 100 है। 100 से 100 कट गया, 21 इंटू 6 डिवाइड बाई 105 कर लेना, आंसर आ जाए। इतनी एम्पियर करंट उसके अंदर से। बस इतनी सी कहानी थी। हो गया? कैसा लगा सवाल? अच्छा ही लगा होगा वैसे तो। चलो एक सवाल और।
20 ओम से कितनी धारा जा रही है ये बताना है, और 5 ओम से कितनी धारा जा रही है ये बताना। ये दो चीजें बता। करो बेटा। करो। कर लिया। है? सोचा इसके बारे में, करो देख। सबसे पहले तो पूरे परिपथ की धारा निकालते हैं यार। पूरे परिपथ की धारा, ठीक है, चलो निकाल। पूरे परिपथ की धारा निकालते हैं। उसके लिए आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। इस 2 ओम और इस 2 ओम का हो जाएगा 1 ओम। कैसे पता? पार्श्व क्रम में दो समान प्रतिरोध लगा रखे हो तो आंसर हो जाता है आधा। पार्श्व क्रम में दो समान लगा रखे हैं तो आंसर हो जाता है आधा। आंसर हो जाएगा आधा। आगे बढ़े। तो ये हो गया 1 ओम, ये 2 ओम ऑलरेडी है। बिल्कुल है सर। ये 20 ओम और ये 5 ओम, लगाओ दिमाग। कैसे करेंगे सर? 20 × 5/20 + 5। 100/25। 4 ओम हो गया इन दोनों का। बेटा 20 × 5/20 + 5, 4 ओम हो गया। आ गया 4 ओम। बेटा 1 2 4, आगे 2। और बेटा इस आंतरिक प्रतिरोध को भी लेना पड़ेगा ना। आंतरिक प्रतिरोध पूरे के साथ श्रेणी क्रम में तो होता है, तो इसको भी लिख दो ऐसे ऊपर 3 ओम के साथ में। यहाँ पे क्या दिक्कत? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब बैटरी कितनी लगा रखी है टोटल? 24 वोल्ट की बैटरी लगा सकती है। मैंने आंतरिक प्रतिरोध को भी साथ में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि है तो वो श्रेणी क्रम में ही ना। अब देखो इन सबको तो श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, तो 1 + 2 + 4 + 2 + 3। 8 4 12 कितना आ रहा है? 12 ओम आ चुका है। 12 ओम आ चुका है। ये पूरा आ गया 12 ओम, सब कुछ मिला मुलू के। तो ये हो गया 24। तो करंट कितनी हो गई? E/R। वैसे तो बताऊँ क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। चलो एक
टेक्निक बताता हूँ प्रॉपर। वैसे तो ऐसे नहीं करते हम, इस 3 ओम को वहीं लिखते हैं। चलो ठीक है, तुम तो बच्चे नहीं हो, अब तुम इतने भी कंफ्यूज नहीं होगे, बच्चे नहीं हो तुम, समझते हो तुम इस बात को। हम 3 ओम को साथ में ही लिखते हैं ऐसे यहाँ पे, तो साथ में ही लिखते हैं, अलग नहीं लिखते। इससे फिर ऐसे लिखते हैं कि ये दो 4 2 6, 2 8 और 1 9, ये हो गया 9 ओम। यहाँ पे 24 वोल्ट, इसका आंतरिक प्रतिरोध इसके साथ ही रहने देते हैं, कितना है 3 ओम। अब जो अपन करंट लिखते हैं ना, तो करंट को ऐसे लिख देते हैं ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, यहां पे ऐड कर लेते हैं, बताया तो था मैंने आपको। हाँ सर, तो 24 डिवाइड बाय ई प्लस आर, 9 + 3 12 हो जाएगा। ये कितना आ गया 2 एम्पियर। कितना आ गया बच्चों 2 एम्पियर। तो यहां से कितनी करंट निकली मेरे बच्चों, सर 2 एम्पियर निकली। ठीक है, यहां भी 2 एम्पियर जाएगी, हाँ सर। यहाँ पे सर इधर भी रेजिस्टेंस 2 ओम है, इधर भी रेजिस्टेंस 2 ओम है, आधी आधी बढ़ जाएगी सर। यहाँ भी 1 एम्पियर और यहाँ भी 1 एम्पियर। सर ये 1 एम्पियर 1 एम्पियर फिर से मिलके हो जाएगी सर 2 एम्पियर। अब ये 2 एम्पियर यहाँ पे जाके बटने वाली है। सर ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया, हम तो कर लेंगे, हम तो बड़े अच्छे से कर लेंगे। अगर मैं यहाँ से जाने वाली करंट को I1 कहता हूँ और यहाँ से जाने वाली करंट को I2 कहता हूँ, तो ये मेरी I हो जाएगी। अब I1 कैसे निकालेंगे सर, आपने सिखा तो दिया था, सामने वाला रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू जिस करंट को बांट रहे हो। मजा आ गया। सर I2 आपने सिखा तो रखा है, सामने वाला रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू जिस करंट को आप बांट रहे हो। तो ये आ गया सर 5 दूनी 10 और ये आ गया सर नीचे 20 + 25, ये आ गया सर 0.4 एम्पियर। तो इसमें से तो करंट जा रही है 0.4 एम्पियर। मजा आ गया। अगले वाले में से 5 ओम में से सर ये हो गया 40 डिवाइड बाय 25। ओके, तो 25 से कम 25, 1.6 एम्पियर आ गया ये। ठीक। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो बहुत आसान सवाल है, ऐसा सवाल आता है कोई, ऐसा सवाल आता है कोई? ये तो है आपका 2/5 और ये कितना है 8/5। तो मुझे बताते हुए इतनी खुशी हो रही है ना, ये सवाल जेई मेन का सवाल है 2023 का। ये जेई मेन 2023 में आया था। लो भाई, और अब भी आप शक करते हो, सोचते हो दिमाग में कि क्या मैं न्यूमेरिकल कर पाऊंगा, क्या मैं रफ्तार से मेरे बोर्ड में टॉप कर पाऊंगा। मेरा प्रॉमिस है तुमसे, सच में बड़ा वाला प्रॉमिस, एग्जाम से पहले इतने न्यूमेरिकल्स करवा के भेजूंगा ना मैं यूपी बोर्ड के बच्चे को, बाकी सबके तो बहुत कम आते हैं, मैं इतने न्यूमेरिकल्स करवा के भेजूंगा ना कि आप भी बोलोगे तब पेपर में कुछ नया नहीं मिला। इस समय इस समय यूट्यूब के ऊपर एक माहौल बना हुआ है कि हर कोई चैनल बस इस बात पे फोकस करना चाहता है कि उनकी ग्रोथ कैसे अच्छी हो। उन्हें ये चाहिए कि उन्हें सब्सक्राइबर्स मिल जाएं ज्यादा से ज्यादा। दैट्स वाई या तो वन शॉट लिए जा रहे हैं बहुत ज्यादा, रोज के रोज हजारों व्यूज आ रहे हैं, बढ़िया मस्त खुशी हो रही है, या फिर ऐसे थंबनेल बना के क्लासेस ली जा रही हैं कि यहीं से पेपर आएगा, यही इंपॉर्टेंट है, यही यही सब कुछ। एट द सेम टाइम मुझे गर्व है आशीष सिंह लेक्चर्स पे कि हमारे बच्चे और हम शांति से बैठ करके
जो ऑथेंटिक पढ़ाई है वो कर रहे हैं, हम हमारे समय का सही सदुपयोग कर। इसीलिए ना केवल हम बोर्ड में बेहतर करेंगे, बल्कि हमारा बच्चा अगर जेई और नीट की प्रिपरेशन करने के बारे में भी सोचेगा, तो मैं ऐसे सवाल और पैटर्न ले रहा हूं कि बच्चा अगर अटल बैच में आकर के ड्रॉप लेके भी अपनी पढ़ाई करने के बारे में सोचता है, तो एटलीस्ट उसके पास एक कंसेप्चुअल बेस होगा कि मैंने कंसेप्ट को समझ रखा है, अब मुझे जेई की तैयारी कराओ आशीष सर, मैं तैयार हूं। ये बहुत लॉन्ग विजन के साथ हम बच्चों को रफ्तार बैच में भी पढ़ाते हैं, और आप भी उसी के साथ पढ़िए। ठीक है बेटा। अब एक सेशन और होगा बेटा, उस सेशन के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें पावर पढ़ेंगे, इसमें अभी आपको प्रतिरोधों का एक कार्बन कोडिंग होती है वो पढ़नी है, एक आपको विभव मापी पढ़ना है, सभी को पढ़ना है क्योंकि सबके प्रैक्टिकल में भी आएगा तो सबको पढ़ना है। हालांकि विभव मापी और मीटर ब्रिज यूपी बोर्ड के और नए एनसीईआरटी के कोर्स में नहीं है, बट 10 हम भी पढ़ेंगे। अभी मैं इस सेशन को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। अगले 7 मिनट में हम अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, वो सेशन हम डिस्टर्ब नहीं करते, भले ही छोटा सेशन होगा, सेशन लेंगे अपन, वो सेशन अपन स्टार्ट कर रहे हैं। आप चाहें तो 3-4 पेज छोड़ के आगे से उस चैप्टर को आराम से नोट्स बना सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इस संडे को आपका टेस्ट वगैरह भी प्लान किया जाए। चलो, तो 7-8 मिनट का ब्रेक है आपके पास, 6:30 बजे से 6:30 बजे, हाँ 6:30 से 7:30, 1 घंटे का ही सेशन लेंगे, बट एक पावरफुल सेशन लेते हैं अपन हमारे नए चैप्टर का चुंबकीय प्रभाव। उसका पिछले से कोई संबंध नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, और ये चलता रहेगा, ये कल भी होगा 5 बजे। ठीक है बेटा।